नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आप सभी का। रात के 10 बज रहे हैं और आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां आज आपको कोरोना से मृत्यु के आंकड़ों पर आंख बंद कर गिनती करने वाली सरकारों और सरकारी व्यवस्था पर दस्तक देनी। अप्रैल और मई के बीच जब हमारे देश में कोरोना रोज हजारों लोगों की जान ले रहा था, तब कोरोना से जान गंवाने वालों के जो नंबर अलग अलग राज्यों में बताए गए, उस पर हमारे देश से लेकर विदेश तक की मीडिया ने सवाल उठाए, इस आरोप के साथ कि सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। और इसीलिए आज तक ने कई सरकारी दस्तावेज खंगाल डाले और उन्हीं पन्नों में दर्ज मौत के नंबरों की पड़ताल करके हमने ये रिपोर्ट तैयार की है, जो बताती है कि कोरोना से हमारे देश में नागरिक मरे ज्यादा हैं लेकिन गिने कम गए हैं। जिन्हें जीते जी कोरोना से बचाने लायक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिली, क्या देश के उन्हीं नागरिकों की सांसों की डोर टूटने के बाद कोरोना से जान गंवाने वालों में भी नहीं गिना गया? मृत्यु के अंतिम सच तक को क्या देश के अलग अलग राज्यों में नकारा गया, जिसने भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक में इन सुर्खियों को सवालों के साथ सांस दी? राज्यों की राजधानी से लेकर देश की राजधानी तक सबने कोरोना से मौत की गिनतियों पर क्या आधा सच बताया? वह रिपोर्ट टोटली बेसलेस है, एब्सोल्युटली फॉल्स है, क्योंकि रिपोर्ट किसी एविडेंस से ना तो सपोर्टेड है ना बैक्ड है कि इन टर्म्स ऑफ की क्या बेसिस पर कैलकुलेशन की गई है। इसीलिए आज तक ने हर तरह की मृत्यु का एक एक लेखा जोखा रखने वाली सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली, अस्पतालों से कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार को भेजे गए शवों, नगर निकायों से मांगे गए मृत्यु प्रमाण पत्रों की गहन जांच की। मृत्यु का वो सच जिसे दावा है कि सरकारी आंकड़ों में गिनने से पहले आंखें बंद कर ली गई। देश के 4 बड़े राज्यों के अलग अलग दस्तावेज में दर्ज लोगों का हिसाब हमने इसलिए लगाया, मौतें जो पहले हुई, सांसें जो इस साल थमी, जिंदगियां जो कोरोना काल में नहीं बच सकी, और फिर इन तीनों की तुलना करके एक सच की दस्तक आज तक ने दी। सबसे पहले हम भारत की राजधानी दिल्ली में कोरोना से मौत की गिनती और उस दौरान मृत्यु के आंकड़ों के बीच के सच को समझने पहुंचे। अप्रैल से मई के बीच, यानी ये वो वक्त जब दिल्ली के शमशान घाटों पर और विद्युत शवदाह गृहों के बाहर कोविड प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार की लंबी लाइन लगी दिखती थी, लेकिन मृत्यु के असली नंबर सरकार के पन्नों में कम नजर आए। इसी साल अप्रैल और मई के बीच दिल्ली सरकार के हेल्थ बुलेटिन में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 13,021 बताई जाती है, जबकि उन्हीं 2 महीनों में शमशान घाटों पर कोरोना के कारण जान गंवाने वाले शवों के अंतिम संस्कार का आंकड़ा 19,715 बताया जाता है। तो क्या अकेले दिल्ली में ही 2 महीने के भीतर कोरोना से जान गंवाने वाले 6,694 लोगों को गिना ही नहीं गया? इस सवाल को बल मिलता है जब आज तक की टीम दिल्ली के नगर निगमों से जारी 2 साल के डेथ सर्टिफिकेट की तुलना करती है। अप्रैल और मई के महीने में दिल्ली के तीनों नगर निगमों ने इस साल जितने डेथ सर्टिफिकेट जारी किए हैं, उनकी तुलना अगर पिछले साल के इन्हीं महीनों यानी अप्रैल और मई से कर दी जाए तो वो संख्या 250% ज्यादा है। रोचक बात यह है कि ये वही वक्त था जिस समय दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर सबसे ज्यादा असर दिखा रही थी, लेकिन ये मौत सरकारी आंकड़ों में कोरोना की मौत के नाम दर्ज नहीं है। और सवाल इसीलिए उठता है कि क्या कहीं सरकार ने कोरोना से होने वाली मौत की गिनती में कोई गड़बड़ी तो नहीं की है। इस साल अप्रैल मई के महीने में दिल्ली के तीनों नगर निगम ने जहां 34,750 लोगों का डेथ सर्टिफिकेट जारी किया, वहीं अप्रैल मई 2020 में सिर्फ 5,475 लोगों का मृत्यु प्रमाण पत्र इशू किया गया था। मौत की गिनतियों पर इतने लंबे अंतर को लेकर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इत्तेफाक नहीं रखते। दिल्ली के अंदर जितनी भी मौत होती है वो डेथ रजिस्टर में सब एंटर होती है।
कोरोना के इसके अंदर दिया जाता है, हेल्थ बुलेटिन के अंदर दिया जाता है। दिल्ली शहर के अंदर एक भी डेथ होती है, उसको कोई कम या ज़्यादा नहीं कर सकता। सरकारी दावों में जलती चिताओं और हकीकत में घरों के भीतर पसरे मातम के बीच का फासला सिर्फ दिल्ली में नहीं है। राजस्थान के 4 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में दर्ज मौत के आंकड़ों की पड़ताल भी हमने की है, जहां शमशान घाटों में हुए अंतिम संस्कार, सरकारी दफ्तर में मृत्यु प्रमाण पत्र और सरकार के पन्नों में दर्ज कोरोना से मौत के आंकड़े आपस में मेल नहीं खाते। अकेले जयपुर में अप्रैल मई में नगर निगम में बने मृत्यु प्रमाण पत्र की संख्या पिछले साल के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। उन डेथ सर्टिफिकेट की तुलना में कोरोना से हुई मौतों की संख्या सरकारी दस्तावेज में बेहद कम है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर की फाइल कहती है कि अप्रैल मई 2020 में 7,263 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि इन्हीं 2 महीनों के बीच 2021 में जब महामारी चारों तरफ फैली तब मरने वालों का आंकड़ा 23,300 पहुंच गया। लेकिन सरकार कहती कि कोरोना से सिर्फ अप्रैल मई में इन 4 शहरों में 2,143 लोग ही मारे गए। तो क्या बाकी 21,157 लोगों की मृत्यु सामान्य थी? अगर पिछले साल के आधार पर सामान्य मृत्यु भी गिन लें तो भी राजस्थान के सिर्फ 4 बड़े शहरों में 13,894 लोगों का उसी वक्त में दम तोड़ना जब कोरोना फैला था, लेकिन मृत्यु का कारण कोरोना सिस्टम ना माने, ये बात पचनी मुश्किल है। मौत जितनी हुई है कोविड से, उसको छुपाने में तो किसी को मजा नहीं आता। उल्टा ज्यादा सावधान होंगे लोग अगर सच्चाई सामने आएगी। तो हमारी कोशिश तो यही है कि जितनी कैजुअलिटीज हुई है वो फिगर जनता के सामने रखा जाए। राजस्थान के बाद अब गुजरात में कोरोना से मौत की गिनतियों पर उठते सवालों पर दस्तक दीजिए, जहां सरकार दावा करती है कि सिर्फ महामारी से नहीं बल्कि दूसरी गंभीर बीमारियों के कारण नागरिकों ने जान गंवाई है। क्या सच यही है या फिर गुजरात में जलती चिताओं, दफन हुई जिंदगियों की गिनती सरकारी पन्नों में चढ़ते चढ़ते घट गई? क्योंकि गुजरात में कोरोना की दोनों लहरों में 31 मई तक 9,833 मौत का आंकड़ा सरकारी दस्तावेज कहता है, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि कोरोना की दूसरी लहर में ही 24,000 लोगों की जान कोरोना से जाने का दस्तावेज उसके पास है, जो कांग्रेस के मुताबिक जान गंवाने वाले लोगों से ऑनलाइन फॉर्म भरवाकर इकट्ठा किया गया। कोरोना ने जिनकी जान ली, अगर उनकी ही गिनती किसी भी राज्य में सरकारी स्याही से दर्ज नहीं होती तो ऐसे परिजन किसी भी तरह की सरकारी सहायता पाने, इंश्योरेंस क्लेम पाने के लिए सरकारी दफ्तरों में दौड़ते रह जाते हैं। दक्षिण के राज्यों तक भी सच जानने हम पहुंचे। कर्नाटक में 1 जनवरी से 19 जून के बीच सिविल रजिस्ट्रेशन रजिस्टर के पन्ने बताते हैं कि 2018 में 2,44,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 2,35,000 हुआ। 2021 में इसी दौरान मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 3,30,000 हो जाता है। लेकिन कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग सिर्फ 21,667 लोगों की जान जाने की वजह ही कोरोना को मानता है, जिससे यह सवाल उठता है कि जब पिछले वर्ष के मुकाबले दम तोड़ने वाले 90,000 से ज्यादा कर्नाटक में बढ़ जाते हैं तो क्या सिर्फ 1/4 की मृत्यु का कारण कोरोना बताकर बाकी को सामान्य मौत के रजिस्टर में चढ़ा दिया जा रहा है? तमिलनाडु तक आज तक की इन्वेस्टिगेशन बताती है कि जनवरी से मई 2018 के बीच सिविल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के मुताबिक 2,36,000 लोगों की मृत्यु हुई। 2019 में इन्हीं 5 महीने के दौरान 2.5 लाख लोगों की जान जाती है, यानी 2018 के मुकाबले 20,000 ज्यादा। ये वो वक्त था जब कोरोना नहीं फैला था, लेकिन 2021 में इन्हीं 5 महीने के दौरान मौत का आंकड़ा 68,000 बढ़कर 3,18,000 पहुंच जाता है। तब भी सरकार तमिलनाडु में मई तक 12,907 लोगों की मृत्यु का कारण ही कोरोना बताती है। सिर्फ 5 राज्यों की पड़ताल में कोरोना से मौत के सरकारी आंकड़े और कुल जान गंवाने वालों की संख्या के बीच 1 लाख से ज्यादा का फासला नजर आता है। अब आप सोचिए, अगर यही सत्य है तो सरकारी अव्यवस्थाओं ने किस तरह महामारी में मृत्यु की सही गिनती का भी राम नाम सत्य कर दिया। आज तक ब्यूरो। और अब दस्तक उत्तर प्रदेश की उस राजनीति पर जो जाति के वोट बैंक के दम पर अपने लिए कुर्सी की डील चाहती है। ऐसी राजनीति जिसमें एक जाति के वोट इकट्ठा किए जाते हैं और फिर अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए और खुद अपने लिए सत्ता की मलाई का इंतजाम किया जाता है। आज ऐसी राजनीति का चेहरा बने हैं निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद।
जितने खुश रखेंगे निषादों को उतने ज़्यादा खुशी पाएंगे। 18% वोट तो मछुआरों का है, तो अक्सर नियमतः तो मछुआरे के बेटे के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए कि 18% वोट इकट्ठा आ जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी को सलाह देना चाहता हूं कि डॉक्टर संजय को उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए। मुख्यमंत्री छोड़िए, जिसे बनाना चाहे बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, उप मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करे। 2022 में एक ऐतिहासिक जीत मिलेगी। हमारे लोग तो हमें मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, मैं तो उन्हें सलाह दे रहा हूँ कि उप मुख्यमंत्री बना दे और वो वोट आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में जब 1 साल से भी कम वक्त विधानसभा चुनाव का बचा है, तब निषाद पार्टी बनाने से पहले होम्योपैथिक क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर संजय निषाद अब निषादों के वोट बैंक के दम पर उत्तर प्रदेश में खुद को डिप्टी सीएम पद का चेहरा घोषित करने की सलाह बीजेपी को देते हैं। अपनी जात के वोट की ताकत सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं वाली पार्टी बीजेपी को बताते हुए, राम को सेना दिया था तो श्रीलंका विजय प्राप्त। हमारी सेना से 70 साल कांग्रेस ने राज किया, सपा बसपा 30 साल। अब वो सेना के सेनापति डॉक्टर संजय है। भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत दिलाए उत्तर प्रदेश में। तो 2022 में अगर वो दोबारा आना चाहते हैं, जो आज के दिन में उत्तर प्रदेश की दशा है कि त्रिस्तरीय चुनाव में हमारे लोग नाराज हो गए और एक देख लीजिए क्या दशा चौथे नंबर पर चली गई। मैं, मेरा, मुझसे और मुझको वाली राजनीति का सबूत देते संजय निषाद के ये सब बोलने के पीछे ताकत है उत्तर प्रदेश का निषाद वोट। संजय निषाद दावा करते हैं कि निषाद, केवट, मल्लाह, बेलदार और बिंद बिरादरी की आबादी 17 से 18% है। पूर्वांचल की 25 लोकसभा सीटों पर निषाद वोट की भूमिका अहम मानी जाती है। गोरखपुर मंडल की 28 विधानसभा सीट पर निषाद वोट दखल रखता है। यही कारण है कि जिन्हें आरक्षण दिलाने के नाम पर बीजेपी के साथ संजय निषाद ने गठबंधन किया, वो अब अपनी जात के वोट के ठेकेदारी की कीमत चाहते हैं। बीजेपी से ही कहूँगा कि 70 साल से सब बिरादरी के मुख्यमंत्री लगभग जिनके ज्यादा वोट हो गए हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, कुर्मी, जो है व्यवसायी के, सारी बिरादरियों के जिनके पास वोट बैंक है, लगभग दलित हो गए, यादव हो गए। अभी 18% वोट निषादों का ऑन रिकॉर्ड 1936 की जनगणना, और आप उस पर 18% वोट तो मछुआरों का है, तो अक्सर नियमतः तो मछुआरे के बेटे के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए कि 18% वोट इकट्ठा आ जाएगा। निषाद वोट बैंक के दम पर अपने लिए सिर्फ डिप्टी सीएम पद की कुर्सी नहीं चाहते डॉक्टर साहब, बल्कि कैबिनेट फेरबदल में मंत्री पद भी प्लेट में सजा हुआ पाना चाहते हैं। हमारे लोग तो हमें मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, मैं तो उन्हें सलाह दे रहा हूं कि वो मुख्यमंत्री बना दे और वो वोट आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार करें, जो उन्होंने कहा था कि हम उत्तर दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में देंगे, तो दोनों दे दें, दोनों विस्तार करें। आखिर खाली पड़ा किस लिए रखेंगे? जब हार जाएंगे 2022 तब देंगे। संभव है कि आपको लगे कि निषादों के नेता हैं तो निषादों के लिए पद लेकर भलाई में काम करेंगे, लेकिन अपनी जाति वाली जनता के दम पर सत्ता की चाहत का चरित्र देख लीजिए। संजय निषाद खुद को डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं। 2018 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके गोरखपुर के उपचुनाव में बेटे प्रवीण को सांसद बनाया था। उसके 1 साल बाद बीजेपी के साथ मिल गए और बेटे प्रवीण को ही सांसद बनवाया। संजय निषाद राजनीति निषादों की वोट की करते हैं, लेकिन जब सांसद पद का उम्मीदवार देना था तो 2018 और 2019 दोनों साल अपने बेटे प्रवीण को चुना, जो पहले इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर नौकरी करते थे। यानी मैं, मेरा, मुझको या मेरे बेटे को सब कुछ चाहिए निषाद वोटों के दम पर, वरना तुम नहीं तो कोई और सही। 0.1% मान लेते हैं अगर नहीं करते। और नहीं, वो करेंगे। 160 सीटें क्यों गंवाएंगे? क्यों? अभी त्रिस्तरीय चुनाव गंवा के देख चुके हैं ना। वो कभी मैंने बता दिया ना, उनके साथ रहूंगा। जब वो नहीं करेंगे तो पार्टी चुनाव लड़ने के लिए बनी है ना। अकेले निषाद पार्टी की बहुत बड़ी कोई ताकत नहीं है, क्योंकि कैंपियरगंज से अपना पहला चुनाव डॉक्टर संजय जीत नहीं पाए थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर संजय निषाद खुद गोरखपुर ग्रामीण सीट से हार गए थे। फिर भी चूंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में दर्जन भर से ज्यादा सीट ऐसी हैं जहां निषाद समुदाय की ताकत 10,000 से 15,000 वोट की है। विधानसभा चुनावों में ये वोट जिधर स्विंग करता है, बढ़त उसको दिला देता है। इसीलिए दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद जब लखनऊ में आकर संजय निषाद अपनी महत्वाकांक्षाओं की उड़ान बीजेपी के सामने रखते हैं, तो संभल कर जवाब भी आता है और प्रहार भी। किसी की अगर कोई बात है तो वो कह सकते हैं, कहना चाहिए, लेकिन जब हम गठबंधन का हिस्सा हैं तो गठबंधन में मांग करना और उसमें क्या संभव हो सकता है, वह जो नेतृत्व है वो विचार करेगा और बातचीत करके रास्ता निकालेगा। भारतीय जनता पार्टी की गति होगी या नहीं होगी, लेकिन निषाद पार्टी
को अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान करती है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी नहीं रहेगी तो निषाद पार्टी कहाँ रहेगी? इसलिए उनका वजूद भी भारतीय जनता पार्टी पर ही निर्भर है। जाति के दम पर होने वाली राजनीति में बड़े खिलाड़ी सत्ता हासिल करते हैं। छोटे खिलाड़ी संजय निषाद की तरह बेटे को सांसद बनाकर अपने लिए डिप्टी सीएम की कुर्सी देखते हैं। सेनापति को सत्ता मिलती है और वोट देने वाली जनता रूपी सेना अपनी बारी का इंतजार करती रह जाती है। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। कोरोना का संक्रमण घटा तो हमारा देश अनलॉक हुआ और तभी बेरोजगारी का दंश झेलते नौजवान भी अपनी समस्याओं के साथ वापस सड़कों पर उतरने लगे। आज तक लगातार हमारे देश के युवाओं के हक में दस्तक देता आ रहा है। नौकरी का अधिकार दिलाने वाली ये दस्तक आज भी जारी है। आज हम बात राजस्थान की करेंगे, जहां राजस्थान के बहुएं और बेटे बेटियां नौकरियों के लिए सत्ता की वादा खिलाफी से पीड़ित हैं। कोरोना की रफ्तार धीमी हुई तो वापस सड़कों पर बेरोजगार अपनी नौकरी का अधिकार मांगने के लिए जुटने लगे। अब होगा न्याय का नारा देने वाले कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में राजस्थान की ये वो बहुएं हैं जो बेटियां तो किसी दूसरे राज्य की रही, शादी करके राजस्थान आई तो नौकरी पाना मुश्किल हो गया। सरकार ने धरना प्रदर्शन पर रोक लगा रखी है। विधायकों के घर, मंत्रियों के दफ्तर के बाहर राजस्थान में अनीता जैसी बहुएं लाचार पहुँचती है। 9 साल पहले शादी हुई, राजस्थान आई, पति बेरोजगार है, पत्नी ने परीक्षा पास की लेकिन नियमों की मार ने बेरोजगार बना रखा है। मैंने 2 बार 2016 में और 2018 में, और मुझे एक बार भी ज्वाइनिंग नहीं मिली क्योंकि मेरा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। मैं हरियाणा से हूँ और मेरी शादी राजस्थान में हुई है, इसलिए मैं जनरल में काउंट होती हूँ और मुझे बिल्कुल भी आरक्षण का कुछ भी फायदा नहीं मिल रहा है और ना मेरे को मिल रही है पोस्टिंग कहीं पे भी। प्रियंका की शादी तो 11 साल पहले हुई, मंजू तो 21 साल पहले बहू बनकर राजस्थान आ गई। लेकिन शिक्षक भर्ती परीक्षा निकालने के बावजूद इन्हें ही दूसरे राज्य का होने का पाठ पढ़ाकर बेरोजगार रखा जाता है। क्या करें, हम कहाँ जाएं? हमारी शादी 2007 में हो गई और ये कह रहे हैं हरियाणा में जाओ, वहाँ आपको लाभ दिया जाएगा। शादी होकर दूसरे राज्य से आई बेटी को वोटर अपने राज्य का बना लिया जाता है। वोट दूसरे राज्य से आई बेटी का चाहिए तो फिर नौकरी क्यों नहीं देंगे? राजस्थान से सटे दूसरे राज्यों में आपस में शादियां होती रहती हैं, लेकिन ऐसे 70 महिलाएं सामने आ चुकी हैं जो 2 बार रीट की परीक्षा निकाल चुकी हैं 2016 और 2018 में, मगर इन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है क्योंकि हरियाणा और दूसरे प्रदेश से आई हैं और यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाया जा सकता है, जिसकी वजह से ज्वाइनिंग आने के बावजूद ये ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस के अलग अलग विधायकों के घर के बाहर ये बहुएं रोज घर के काम धाम निपटाकर अपने हक की नौकरी मांगने पहुंचती हैं और कांग्रेस के सत्ता में रहते उन्हीं के विधायक मानते हैं क्या न्याय तो हो रहा है। वो सिर्फ इसलिए उनको पोस्टिंग नहीं मिल पा रही है, उनका सिलेक्शन हो गया है, राजकीय सेवाओं में चयनित हो गई हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए पोस्टिंग नहीं मिल पा रही है उनको कि उनका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ का नहीं बन पाया है। उनका हरियाणा का सर्टिफिकेट है, किसी का दिल्ली का सर्टिफिकेट है, किसी का मध्य प्रदेश का सर्टिफिकेट है। रोजगार के लिए नौजवानों को प्रदर्शन की नौबत ही क्यों आती है? इसकी बड़ी वजह होती है नेताओं की वादा खिलाफी। कैसे, ये जानने के लिए मिली अनु गुर्जर से। अनु जैसे युवाओं ने स्कूल व्याख्याता की परीक्षा पास की, फिर आर्थिक आधार पर आरक्षण आ गया तो 500 से ज्यादा सीट घट गई। अब जो टॉप किए थे उनके पास नौकरी नहीं, वो नौकरी के लिए घूम रहे हैं। 22 दिन शहीद स्मारक पे धरना दिया। वहाँ शिक्षा मंत्री जी खुद आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका काम हो जाएगा। फिर इसके बाद सुजानगढ़ में उन्होंने कातर जनसभा में घोषणा की कि आपका ये काम पद वृद्धि वाला कर दिया जाएगा। उपचुनाव के बाद फिर वापस आश्वासन ही मिलते जा रहा है। बेरोजगारों से वादा खिलाफी का आरोप शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह पर है, जो उपचुनाव के दौरान बेरोजगारों को चुनाव जीतने पर 100% समाधान का भरोसा दे रहे थे। सारी समस्या को समाधान बिल्कुल 100% करांगा। गति मारे बल में है वो काम कर देंगा। 17 तारीख का वो काम कर दो और मनोज ने विधानसभा में भेज दो। बेरोजगार जब एकजुट होकर सड़कों पर उतरते हैं तो इन्हें समाधान की घुट्टी देकर सत्ताधारी भूल जाते हैं। नतीजा
बेरोजगारी का दर्द भी शहर अनलॉक होने के साथ खुलकर दिखने लगा है। भारतीय बैंकों के पैसे लूटकर विदेशों में मारे फिर रहे भगोड़ों पर हुआ है एक बहुत बड़ा एक्शन। पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक।